नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, इस क्लास में हम हिंदी भाषा के व्याकरणिक अध्ययन का एक सारगर्भित और क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमने हिंदी शब्द का स्वरूप, भाषा का परिचय जाना और उसके बाद हमने ये जाना कि वर्ण कहाँ से प्रस्फुटित हुआ, वर्ण क्या होता है, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते चले आ रहे हैं। उस क्रम में हम पढ़ रहे थे कि वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार का है, स्वर और व्यंजन के क्रम से। अब यहाँ पर हम जो दो प्रकार बताए हैं उनमें से पहले प्रकार, वर्ण का जो पहला प्रकार है स्वर, उसकी परिभाषा जानी है और स्वरों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे कि स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है विभिन्न आधार पर, वो कौन कौन से आधार हैं और किस किस आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। उस श्रृंखला में हम स्वरों का पहला वर्गीकरण पढ़े थे, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जहां हमने पढ़ा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन तीन प्रकार थे वो? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये तीन प्रकार थे स्वरों के, जो हमने उनकी वहां पर विस्तार से चर्चा की कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ कितने हैं और प्लुत स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं। बिल्कुल हम इस क्लास में सीख करके समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई रटंत पद्धति हमारी इस क्लास में नहीं है, अपितु एक जो है बेस बना करके न्यून से हम बिल्कुल उसका अध्ययन कर रहे हैं क्रमबद्ध। यदि आपने अभी तक के हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो लिस्ट से आप सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और उसको देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए, आज हम स्वरों का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसका विभाजन का दूसरा प्रकार जानेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। स्वर की परिभाषा, स्वर क्या है, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। स्वरों का वर्गीकरण हमने पहला लिया था, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हो सकता है स्वरों का ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिएगा, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के बताए हैं कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से दो प्रकार हो सकते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वो दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो वृत्ताकार स्वर और एक हम कह सकते हैं अवृत्ताकार। वृत्ताकार को वृत्तमुखी भी कहा जा सकता है और अवृत्ताकार को अवृत्त मुखी भी हम कह सकते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें कोई परिभाषा याद नहीं रखनी है, बिल्कुल समझ के हमें पढ़ना है। शब्द क्या कह रहा है, किस आधार पर हमसे वर्गीकरण पूछा जा रहा है। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर, यानी जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी ओष्ठ की स्थितियां दो प्रकार से बनती है। कौन से दो प्रकार हैं? एक तो वृत्ताकार, वृत्त के आकार में, वृत्त मतलब गोल, यानी सीधा सीधा इसका अभिप्राय हुआ कि ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ की स्थिति वृत्त के आकार में यानी गोलाकार बन जाती है, उन स्वरों को हम कहेंगे वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी ओष्ठ की स्थिति गोलाकार हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है, वो ये वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे।
और अवृत्ताकार अ उपसर्ग आगे जुड़ गया है। पिछली कक्षा में हम जाने हैं कि अ उपसर्ग जिस शब्द के आगे जुड़ जाता है बिल्कुल नकारात्मक अर्थ हो जाता है, वहां निषेधात्मक अर्थ देने लगता है वो शब्द। वृत्ताकार का मतलब हमने लिया जहां ओष्ठ की स्थिति गोलाकार हो जाती है, तो इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति गोलाकार नहीं बनती है उन्हें हम कहेंगे अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। अब जाने कौन कौन से स्वर तो वृत्ताकार में रखे जाएंगे और कौन कौन से अवृत्ताकार में रखे जाएंगे। बिल्कुल रटने की हमें कदापि आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, हमने जो स्वर पढ़े हैं, स्वर की हमने संख्या बताई है कुल 11 स्वर हमारे पास हैं। हम 11 स्वरों से भली भांति परिचित हैं, तो हमें वृत्ताकार और अवृत्ताकार को स्वर निकालने में कोई समस्या नहीं होगी और न ही हमें याद रखने वाली कोई यहाँ पर बात है। हम 11 स्वरों में से आसानी से चयन कर सकते हैं, बिल्कुल प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके एग्जाम में हम जवाब दे सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम 11 स्वर देख ले कौन कौन से हमारे 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, वी, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे पास 11 स्वर हैं। आइए देखिए, निम्न में 11 में से कौन से ऐसे स्वर हैं जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठ की स्थिति गोलाकार बनती है। आप स्वयं इसका जवाब देने में सक्षम होंगे। देखिए, अ का हम उच्चारण करते हैं अ, ओष्ठ की स्थिति बिल्कुल भी गोलाकार नहीं बनती, अतः हम इसे वृत्ताकार नहीं कह सकते हैं, तो इसको नहीं रखेंगे वृत्ताकार में, हम नहीं रखेंगे। आ नहीं बनती है, ई नहीं बनती है, ऊ बिल्कुल यहां नहीं बन रही थी ओष्ठ की स्थिति गोलाकार, और इसको बोला तो ऊ ओष्ठ गोलाकार बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऊ स्वर किसमें आएंगे? वृत्ताकार में। ऊ री नहीं, ए आई यहां पर भी ओष्ठ की स्थिति हमारी गोलाकार नहीं होती। ओ औ ओष्ठ की स्थिति गोलाकार है, तो ओ औ भी यहां रखे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 11 स्वरों में से ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की स्थिति गोलाकार बनती है, अतः हम कहेंगे वृत्ताकार स्वरों की संख्या होती है कितनी? 4। आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 होती है। और प्रश्न दूसरा कैसे पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा वृत्ताकार स्वर है या वृत्तमुखी स्वर है या कौन सा नहीं है? छाट के बताइए, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, तो आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल याद रखने की कोई समस्या ही नहीं है, हम प्रयोग करके बिल्कुल इस प्रकार से बता सकते हैं। दूसरी तरफ हम अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर की बात करें तो कौन से ऐसे स्वर होंगे जिनको बोलते समय हमारे ओष्ठ की स्थिति गोलाकार नहीं बनती? स्वाभाविक है, हमने ओष्ठ की स्थिति के आधार पर 2 ही प्रकार के स्वर बताए हैं, तो वृत्ताकार स्वर 4 हो गए हमारे पास जिनको बोलते समय ओष्ठ की स्थिति गोलाकार बनती है। तो जाहिर सी बात है कि 4 के अलावा 11 में से जो बचे स्वर वो सब किसमें रखे जाएंगे? अवृत्ताकार में रखे जाएंगे, अवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे बाकी के सभी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? आ, ई, ऊ इधर आ गए थे, री, ए, आई, ओ इधर आ गए। कितने हो गए? 4 5 6 7। अवृत्तमुखी स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो हम कितनी बताएंगे? 4। और निम्न में से कौन सा अवृत्ताकार स्वर है या नहीं है, तो इनमें से हम बताएंगे जो विकल्प में है। बिल्कुल, केवल हमें वृत्ताकार समझ में आ गए, अवृत्ताकार अपने आप हम बता सकते हैं। तो ये ओष्ठ की स्थिति के आधार पर बिल्कुल साधारण सामान्य सा वर्गीकरण था, जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके पश्चात हम स्वरों का तीसरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। वो होगा जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। थर्ड, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बोला जा सकता है, या यूं कहें हम कि किसी भी स्वर का उच्चारण करने पर जिह्वा जो है, कौन कौन से भाग जिह्वा का अधिक सक्रिय बनता है, कौन कौन सा भाग अधिक सक्रिय होता है जिह्वा का। तो किसी भी स्वर का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो जिह्वा के 3 भाग अधिक सक्रिय होते हैं। जिह्वा को 3 भागों में बांटा है, अग्र भाग, मध्य और पश्च भाग। जिह्वा के 3 भाग अधिक सक्रिय बनते हैं किसी भी स्वर का हम यदि उच्चारण करते हैं तो। देखिए, जैसे कि ये हमारी जिह्वा कुछ इस प्रकार से होती है। ये इधर कंठ से ये हमारी जिह्वा आ रही है, कंठ से ये हमारी जिह्वा आ रही है। ये जिह्वा इस प्रकार से हमारी होती है, ये जिह्वा। तो इस जिह्वा का जो सबसे हमारा आगे नोक वाला भाग है, हम उसे कहेंगे अग्र भाग। जिह्वा का जो सबसे अग्र पॉइंट है, नुकीला भाग है, उसे हम अग्र भाग के नाम से संबोधित करते हैं। ये जो जिह्वा का बीच वाला भाग है, उसे हम मध्य भाग के नाम से संबोधित करेंगे। ये मध्य भाग जिह्वा। और जिह्वा का जो बिल्कुल पीछे वाला भाग है, जड़ भाग, जिह्वा का मूल भाग जो है, जहां से जिह्वा खत्म हो रही है हमारी, उस भाग को हम कहेंगे, ये वाला भाग, पश्चिम भाग। तो इस प्रकार से जिह्वा को 3 भागों में बांटा है। ये जिह्वा का अग्र भाग हुआ, ये बीच वाला बिल्कुल पॉइंट मध्य भाग, और जिह्वा का जड़ भाग बिल्कुल पीछे वाला भाग जो है वो पश्चिम भाग। 3 भाग है। अब इस आधार पर जिह्वा को 3 भागों में बांटा है और कहे हैं कि किसी भी स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के ये भाग अधिक सक्रिय बनते हैं। किन्हीं स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का अग्र भाग अधिक सक्रिय होता है, किसी स्वर का उच्चारण करने पर जिह्वा का मध्य भाग अधिक सक्रिय बनता है, और कोई स्वर ऐसे हैं जो पश्च स्वर में आते हैं, यानी उनका उच्चारण करने पर न तो अग्र भाग सक्रिय होता है, न मध्य भाग सक्रिय होता है, अभी तो जड़ भाग से उनकी आवाज आती है, बिल्कुल पीछे से, जिह्वा के पीछे पृष्ठ भाग से उनकी हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, मालूम होती है। तो कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो जिनको बोलते समय जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय बनता है, कौन से ऐसे स्वर है जिन्हें बोलते समय मध्य भाग सक्रिय बनेगा, आइए जानिए। वही सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे हम। हमें हमारी जो 11 स्वर हैं उनसे भली भांति परिचित हैं, और नहीं है तो होना पड़ेगा, क्योंकि 11 स्वर यदि हमें भली भांति याद हैं क्रम से, तो उन अन्य स्वरों का वर्गीकरण निकालने में हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और रटंत विद्या का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा। नहीं रटना पड़ेगा हमें कि जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं, मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं, और पश्चिम भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से। बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल प्रयोग करके प्रैक्टिकल के द्वारा हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हाँ, आपने कुछ समय के लिए रट लिया कि परीक्षा नजदीक है, हम इसको याद करके काम चला लेते हैं, वो आप याद कर लेंगे, लेकिन याद की हुई सामग्री, विषय वस्तु केवल अल्प समय के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। कुछ दिनों बाद उससे आप विस्मृत हो जाएंगे। तो उस समस्या से बचने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए समझ के पढ़ना चाहिए, सीख के पढ़ना चाहिए,
ताकि वो चीज हमेशा हमारी स्मृति में बनी रहे। और वही चीज हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा आप 11 स्वर कौन से हैं। अभी मैंने जो बताई है अ, आ, ई, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर थे। अब देखिए कौन से ऐसे 11 स्वर, इनमें से कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको बोलते समय जीवा का अग्रभाग सक्रिय होता है। उच्चारण करके हम देखेंगे। जीवा का नोक बिल्कुल यहाँ सक्रिय नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते कि ये अग्रभाग से नहीं बोला जाता। आ को बोलने पर कहां से ध्वनि ज्यादा आपको सुनाई पड़ रही है? पृष्ठ भाग से, यहाँ से ध्वनि हमें आ रही है, तो हम ये कहेंगे ये भी अग्रभाग में नहीं आएगा। ई बिल्कुल तीखा, जीवा का जो सबसे आगे वाला पॉइंट है वो यहाँ पर अधिक प्रभावी है, तो हम कह सकते हैं कि ई जो है ये अग्रभाग से बोला जाएगा। तो हम इसको रख लेंगे इसमें ई। ऊ ये भी जीवा के अग्रभाग से ऊ। कहां से इसकी आवाज आ रही है हमें? जीवा का अग्रभाग यहाँ पर भी अधिक प्रभावी सक्रिय नहीं हो रहा है, अपितु पृष्ठ भाग से इसकी आवाज आ रही है। री की आवाज री बिल्कुल नोक अधिक सक्रिय है, तो हम कहेंगे कि ये भी अग्रभाग से उच्चारित होगा। ए आई न तो मध्य भाग अधिक सक्रिय हो रहा है और न ही पृष्ठ भाग पश्च भाग अधिक सक्रिय हो रहा है, तो ए आई भी हमारा जो है यहां से बोला जाएगा अग्रभाग से। ए आई। ओ कहां से आ रही है इनकी आवाज? ध्वनि जड़ भाग से आ रही है। पृष्ठ मध्य भाग के लिए हम बस एक ही स्वर है हमारे पास जो हम याद रख सकते हैं। को बोलते समय हमारी जीवा का न तो अग्रभाग अधिक सक्रिय बनता है न पश्च भाग अधिक सक्रिय बनता है। यह एकमात्र ऐसा स्वर है जो मध्य भाग से उच्चारित होता है, तो हम इसको तो वैसे ही याद रख सकते हैं कि जो है ये हमारा मध्य भाग से उच्चारित होता है। ये राजा है, ये अकेला राजा है जो जीवा के बीच में विराजमान है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। जीवा के अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर हमने निकाल लिए, बाकी बचे जो कौन से होंगे? पश्च भाग से उच्चारित होंगे। कौन से हुए? आ। अब देखिए अ को हमने रख लिया था, अब सबसे पहले क्या आया? आ बिल्कुल पश्च भाग से आ रहा है, तो हम कहते हैं आ पश्च भाग में। ई जीवा के नोक से था, अग्रभाग में आ गया। ऊ पीछे से आ रहा है, तो ऊ री इधर आ गया था, ए आई इधर आ गया, ओ औ तो 3 2 5 तो अग्र 5 स्वर तो ऐसे हैं जो जीवा के अग्रभाग से उच्चारित होंगे। एक स्वर मध्य भाग से 6 और 3 और 2 5 ये पश्च भाग से। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 11 स्वर हमने निकाल लिए जीवा के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि जीवा के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया वो 3 प्रकार से किया। हमारा पहला प्रश्न यह बनेगा कि जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है। तो हमारा जवाब होना चाहिए साथियों 3। कौन कौन से? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग है। अग्रभाग से उच्चारित होने वाले कौन से ऐसे स्वर हैं जिन्हें बोलते समय जीवा का अग्रभाग अधिक प्रभावी होता है, सक्रिय होता है? तो हमने लिखा उसके लिए ई री ए आई। ये 5 स्वर, ये 5 स्वर जो हैं जीवा के अग्रभाग से उच्चारित होंगे। मध्य भाग से उच्चारित होने वाला स्वर एकमात्र अ,
और पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वर जो हैं वो हैं कौन कौन हैं? आ, उ, ओ, औ। ये 5 पश्च भाग से उच्चारित होने वाले स्वर। तो इस प्रकार से जिह्वा की स्थिति के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण किए हैं। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां हम इसको यदि आप प्रयोग के द्वारा नहीं निकाल पाए, किसी स्थिति में भूल जाएं, तो एक और मैं आपको मजेदार ट्रिक बता देता हूं। हम देख रहे हैं अग्र स्वर तो ये है ही सही, मध्य स्वर राजा है, विराजमान है जिह्वा के बीच में, मध्य है। पश्च भाग में रहने वाले स्वर कौन कौन से हैं? पश्च भाग वाले स्वर ये देखो, यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी स्वर हैं पश्च भाग वाले, उन सभी को बनाने से पहले हमें 3 का अंक बनाना पड़ रहा है। 3 का अंक, ये आ को बनाने के लिए 3 का अंक, ऊ में 3 का अंक, सभी में 3 का अंक आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि 11 में से ऐसे स्वर जिनको बनाने से पहले हमें 3 का अंक बनाना पड़ता है, 3 का अंक बनाना पड़ता है, वो सभी स्वर किसमें होंगे? पश्च भाग में। जिन स्वरों को बनाने से पहले हमें 3 लिखना पड़ता है, वो सभी स्वर जिह्वा के पश्च भाग में आएंगे, जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका, साधारण, निकल गया पश्च भाग। और राजा है से आपको पता है, बाकी जो बचे स्वर किसमें जाएंगे? अग्रभाग में। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। तो कोई ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए आपको इसको, इन 3 आधारों को याद रखने में। अब हम जो स्वरों का अगला वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो होगा तालु की स्थिति के आधार पर। चौथा वर्गीकरण है तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको बोलते समय तालु अधिक सक्रिय बनता है और तालु की कितनी स्थितियां हैं, इस वर्गीकरण से, जिह्वा की स्थिति से, ताकि इसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसके वर्गीकरण को भी हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तालु की स्थिति व जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, तालु की स्थिति व जिह्वा के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़े हैं। वो 4 प्रकार से होता है। संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त और विवृत्त। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन 4 प्रकार? संवृत्त, अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत्त और विवृत्त। इन 4 प्रकार से तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार से हुआ है, लेकिन उससे पहले जो समझने वाली बात है वो है तालु। तालु की स्थिति कैसे होगी? सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए तालु कहाँ होता है हमारे मुखमंडल में, तालु क्या होता है। क्योंकि किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी भूमिका को समझना चाहिए, हमें उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि विषय वस्तु को हम आसानी से ग्रहण कर सकें। अन्यथा यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता दूं संवृत्त स्वर में कौन कौन से रखे जाएंगे, अर्ध संवृत्त में कौन कौन से रखे जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल
हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हम उसको याद नहीं रख सकते हैं। तो तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कौन, सबसे पहले हम तालु को जानेंगे। तालु देखिए कैसे है, ये मानिए ये एक मानव मुख है, ये मानव मुख है। ये हमारे यहाँ पर ये कंठ है, ये कंठ होता है, ये कंठ है। ये जो नासिका के नीचे, नासिका छिद्र के नीचे मुख है, यहाँ ये हमारी बीच वाली पॉइंट, ये जिह्वा, ये जिह्वा जो नीचे कंठ से आ रही है, ये जिह्वा है हमारी, ये कंठ से आ रही है। ये जिह्वा जो हमारी कंठ से आ रही है। जिह्वा के ऊपर, ये जिह्वा के ऊपर जो है दांत, ऊपर वाले दांत, और ये जिह्वा के नीचे वाले, जिह्वा के ऊपर वाले दांत होते हैं हमारे, और नीचे वाले जिह्वा के ठीक नीचे होते हैं, ऊपर नीचे वाले, और ये बीच में हमारी जिह्वा है। अब ये ऊपर वाले दांत जिस मांस के हिस्से से लगे हुए हैं, जिस मांस के हिस्से से लगे हुए हैं, ये जिह्वा के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है, ये जिसे हम जिह्वा की छत कह सकते हैं। जिह्वा की छत, जिह्वा के ऊपर वाला भाग, जहां पर इस प्रकार से धारियां बनी होती है, इस प्रकार से धारियां बनी होती है जिह्वा के ठीक ऊपर वाला भाग। तो मैं बता रहा था आपको कि ऊपर वाले जो दांत है हमारे, ऊपर वाले दांत मांस के जिस भाग से लगे हुए हैं, उस भाग को हम कहे हैं मूर्धा। ये ऊपर वाले दांत जहां पर लगे हैं उसे हम कहेंगे मूर्धा। जिससे सटे हुए, मांस के जिस हिस्से से सटे हुए हैं ऊपर के दांत, उस हिस्से को नाम दिया है मूर्धा, उसे मूर्धा कहते हैं। और ये जिह्वा की जो छत है, और छत के बिल्कुल यहाँ ऊपर वाले दांत जहां से सटे हुए हैं, मांस के जिस हिस्से से लगे हुए हैं, उसे नाम दिया हमने मूर्धा। इसे थोड़ा आगे चलेंगे तो ये वाला जो ये है, ये इसे हम कहे हैं तालु, इसे हम कहे हैं तालु। थोड़ा आगे हमें पता भी नहीं लगता, जहां मूर्धा है, जब हमारी जिह्वा का पॉइंट, नुकीला भाग जहां टच होता है, जैसे हम ट को बोलते हैं, ट जहां पर ट बोलने पर हमारी जिह्वा जहां टच हो रही है, स्पर्श हो रही है, वो भाग ही मूर्धा है। और उससे ई को बोलेंगे ई, उससे थोड़ा आगे की ओर टच हो रही, स्पर्श हो रही है, तब को जहां बोलते हैं उससे आगे की ओर स्पर्श हो रही, वही भाग हमारा तालु है, यही भाग हमारा तालु है, ये तालु। तो हमारे जो 11 स्वर हैं, उन 11 स्वरों को जब हम बोलते हैं तो तालु की स्थितियां 4 प्रकार से बनती है। कौन कौन से ऐसे 4 प्रकार हैं? किसी स्वर को बोलते समय मुख बिल्कुल बंद रहता है, न के बराबर खुलता है, यानी हम कह सकते हैं बिल्कुल न के बराबर खुलता है, नहीं खुलता है। कोई स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय मुख थोड़ा अधिक खुलता है, किन्हीं स्वरों के उच्चारण में मुख थोड़ा और अधिक खुलता है, और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय मुख पूरा का पूरा खुल जाता है। यानी तालु, मुख की तालु किसे कहा हमने एक प्रकार से, मुख, ये जिह्वा की छत है। तो किसी स्वर का हम जब उच्चारण करते हैं तो मुख खुलता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में और ज्यादा, और किसी में पूरा। तो उन स्थितियों के आधार पर तालु की स्थिति 4 प्रकार से बताई गई है, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। अब जानिए हम संवृत स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद या ढका हुआ, बंद या ढका हुआ।
तो हम कह सकते हैं इस संदर्भ में कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बंद रहता है तो फिर उच्चारण कैसे संभव है? तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है अर्थात न के बराबर खुलता है, खुलेगा तो सही लेकिन न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर, उन्हें हम कहेंगे संवृत्त स्वर। अगला अर्ध संवृत्त। अर्ध का मतलब आधा है, संवृत्त का मतलब बंद, यानी आधा बंद। हम इसकी परिभाषा ले सकते हैं, याद रखने की कोई बात नहीं है। संवृत्त का मतलब बंद, यानी जिसके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त स्वरों की अपेक्षा थोड़ा और अधिक खुलता है, थोड़ा और ज्यादा खुलता है, उन्हें हम कहेंगे अर्ध संवृत्त स्वर। अब अर्ध विवृत्त। विवृत्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुख का पूर्ण रूप से खुलना। विवृत्त माने मुख का पूर्ण रूप से खुलना। तो अब यहाँ पर भी अर्ध लगा है, यानी आधा खुलना। मुख तो खुलेगा लेकिन आधा खुलेगा। तो इसका अर्थ हुआ, इसकी परिभाषा हम ले सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अर्ध संवृत्त स्वरों की अपेक्षा थोड़ा और अधिक खुलता है। यहाँ तो आधा बंद था और यहाँ आधा खुला, बात एक ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा और अधिक खुलेगा मुख, उन्हें कहेंगे हम अर्ध विवृत्त। और विवृत्त का मतलब मैंने बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुलता है उन्हें हम कहेंगे विवृत्त स्वर। अब देखिएगा कौन कौन से स्वर, 11 में से कौन से स्वर संवृत्त में रखे जाएंगे, कौन से अर्ध संवृत्त में रखे जाएंगे, कौन से अर्ध विवृत्त में और कौन से विवृत्त में रखे जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर भी आपको याद रखने की कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए इस प्रकार से हम समझते हैं इसको। ये हमारा मुख है, इस मुख से मानिए ये 4 प्रकार के स्वर निकल रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि तालु की स्थिति को हम जोड़ के पढ़ेंगे जिह्वा की स्थिति से, ताकि याद रखने में हमें समस्या कोई ना हो। कैसे जोड़ के पढ़ेंगे देखिएगा। ये जो 4 प्रकार के स्वर निकले हैं तालु की स्थिति के आधार पर, उनको हम 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। और जिह्वा की स्थिति के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से दिया है? 3 प्रकार से दिया है। कौन कौन 3 प्रकार थे? अग्र, मध्य और पश्चिम, ये 3 प्रकार थे, अग्र, मध्य और पश्चिम। अब देखिए जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो हमने स्वर बताए थे, अग्र स्वर कौन से थे? ई, री, ए, आई, ये अग्र स्वर बताए थे। मध्य स्वर एक ही था, अ, और पश्च स्वर हमने बताए थे, आ, उ, ओ, औ। पश्च स्वर हमने ये बताए थे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। संवृत्त का शाब्दिक अर्थ लिया हमने बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, न के बराबर खुलता है। देखिए अग्र स्वरों को, जिह्वा के जो अग्र स्वर हैं उनको अग्र भाग में लिख देंगे। ऐसे कैसे? बिल्कुल इनके आधार पर हमारे स्वर निकल जाएंगे। कैसे लिखेंगे? जो जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं उनको 2 जोड़ों में हम बना लेंगे, 2 जोड़े बना लेंगे अग्र भाग वाले स्वर के। ई, री, ए, आई, ये ए, आई, इनका ये 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा। जो अग्र भाग, जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर थे उनको 2 भागों में हमने बांट लिया, ई, री, ए। तो पहले वाला जो जोड़ा है उसको अग्र भाग में लिख देंगे, संवृत्त स्वर अग्र भाग में, संवृत्त अग्र भाग में हम लिख देंगे पहले वाले जोड़े, यानी इस प्रकार से हम लिख देंगे ई, री।
ई ई री। अतः इसका अर्थ ये हुआ कि समृद्ध का मतलब बंद है, तो ई ई री बिल्कुल मुख न के बराबर ही खुल रहा है, इसमें मुख नहीं खुलता है, न के बराबर ई ई री, इसलिए हमने इसको अग्रभाग में लिखा समृद्ध अग्रभाग। तो जीवा के अग्रभाग से तो बोले ही जाते ही है, और तालु की स्थिति के आधार पर कौन से भाग में होंगे, समृद्ध में होंगे, क्योंकि मुख न के बराबर खुलता है। अब जो अग्रभाग वाले स्वर दूसरा जोड़ा ए आई, उसको हम क्रम से एक एक में लिखेंगे, क्रम से ए आई क्रम से लिख दिया दोनों को एक एक में, यानी एक तो लिख दिया हमने अर्ध समृद्ध में और एक लिख दिया अर्ध विवृत में। क्यों लिख दिया? अर्ध समृद्ध हमने किसे कहा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुलता है, थोड़ा अधिक खुलता है। समृद्ध के अपेक्षा, समृद्ध में तो बिल्कुल नहीं खुलता, न के बराबर खुलता है, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा। देखिए दोनों में अंतर जाने उच्चारण करके, ई ई री, ई ए ई ए, थोड़ा सा ज्यादा खुला है, थोड़ा सा ज्यादा खुला है, और इसमें ई ए आई। इसको देखो, हम इसका जो उच्चारण करते हैं दोनों का ए, जो कि बिल्कुल गलत है, इनका उच्चारण इस प्रकार से होता है ए आई, ये आई बोला जाता है। अब देखिए आप खुद अंतर जान सकते हैं दोनों में उच्चारण करके, किसमें मुख अधिक खुल रहा है दोनों में से, ए आई, इसमें थोड़ा ज्यादा खुल रहा है। तो जिनमें उच्चारण, जिनका उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है वो ई, जिनके उच्चारण मुख इनकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुला ए, और जिनके उच्चारण मुख इनकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा खुला आई, इसलिए हमको ए को रखा किसमें, अर्ध विवृत में रखा है। तो अग्रभाग वाले स्वर कंप्लीट हो गए। तो जीवा की स्थिति के आधार पर जो अग्रभाग वाले स्वर थे किसमें रख दिए हमने, अग्रभाग में रख दिए। हमें याद रखने की ट्रिक कैसे बता रहा हूं मैं आपको, केवल आपको जो तालु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण है 4 प्रकार का, वो क्रम याद रखना है बस। पहले नंबर पर समृद्ध है, दूसरे पे अर्ध समृद्ध है, तीसरे पे अर्ध विवृत है, और चौथे पे विवृत है। ये क्रम हमें याद होना चाहिए। स्वर फिर तालु की स्थिति के आधार पर हमसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका प्रश्न। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत, ये क्रम हमें याद रखना होगा। तो फिर जीवा को 3 भागों में बांट लेंगे हम। अग्रभाग को अग्रभाग वाले स्वर हम लिख देंगे, अग्रभाग वाले स्वर 2 भागों में बांट लिया हमने, 3 + 2, 3 + 2, तीनों को एक साथ लिख देंगे, और बाकी के जो 2 बचे उनको क्रम से लिख देंगे, ठीक है। अब मध्य भाग वाले स्वर की बारी आई, तो मध्य भाग वाले को कहाँ लिखेंगे, मध्य में लिखेंगे। ये आ गया हमारा ये मध्य भाग, ये अ, तो ये अर्ध विवृत में हो गया। अ क्यों लिखा हमने अर्ध विवृत में, इसका उच्चारण करें तो भली भांति अ, तो इसी इसका उच्चारण हो रहा है, बिल्कुल मध्य भाग से इसका उच्चारण संभव है। पश्च भाग की यदि हम बात करें तो पश्च भाग वाले स्वरों को कहाँ लिखेंगे, पश्च भाग में लिख देंगे, पश्च भाग में लिख देंगे। देखो अब सबसे पहले आ, अब तालु की स्थिति के आधार पर कौन से भाग में रखा जाएगा, समृद्ध में, अर्ध विवृत में, विवृत में और विवृत, अर्ध विवृत में या विवृत। आ एक ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, एकमात्र स्वर ऐसा है आ जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। जानते हम देखते हैं कि छोटा बच्चा घर में यदि कभी कभार मुंह में कुछ निगल लेता है, खा जाता है, तो उसे कहते हैं बेटा आ करो। तो हम जैसे उसको आ करने के लिए कहते हैं, बच्चा मुंह खोलता है, पूरा मुंह खोल के बता देता है छोटा बच्चा। हमने उसे आ करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि हमें मालूम है ना कि हम बच्चे को आ करने के लिए कहेंगे तो बच्चा मुंह खोलेगा, यानी आ स्वर ऐसा है जिसको कहने पर बच्चा मुंह खोलेगा। हमने क्यों नहीं कहा ई, क्यों नहीं कहा ऊ कि ऊ करो, हा? आई क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है कि आ को कहने पर बच्चा पूरा मुख खोलेगा। तो स्पष्ट है कि आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करने पर मुख पूरा पूर्ण रूप से खुलता है।
तो आ तो कहाँ आएगा, ये विवृत में आएगा। हाँ विवृत में आएगा, पश्च भाग वाले स्वर पश्च में रखेंगे, आ विवृत में आएगा। ऊ ऊ, अब ऊ कहाँ रखा, ऊ ऊ, बिल्कुल यहां इनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है। संवृत में ऊ ऊ, फिर बारी आती है ओ औ की। उनको हम ओ को इसमें रखेंगे और औ को इसमें रखेंगे। ऊ ऊ, मुख न के बराबर खुलता है, बंद रहता है। ओ थोड़ा अधिक खुला। औ, दोनों में अंतर है उच्चारण की दृष्टि से। ओ औ, ओ औ, ऊ के अपेक्षा इसमें थोड़ा अधिक मुख खुला, इसलिए अर्ध विपरीत में रखा। औ, इसके अपेक्षा इसमें थोड़ा और अधिक मुख खुला, इसलिए इसको अर्ध विपरीत में रखा। तो हम कह सकते हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण का जो पहला प्रकार है संवृत, उसमें रखे जाने वाले स्वर हैं ई, री, उ। अर्ध विपरीत ए ओ और अर्ध संवृत है केवल ए ओ। अर्ध विपरीत में रखे जाएंगे आई अ औ, आई अ औ, और विपरीत में रखे जाने वाले स्वर है केवल आ, एकमात्र स्वर है विपरीत आ। तो इस प्रकार से हमारे तालु की स्थिति और जीवा की स्थिति के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ, जो हम बिल्कुल एक वैज्ञानिक ढंग से पढ़े हैं, और आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। दोनों बिंदुओं को एक साथ, जीवा की स्थिति के आधार पर और तालु की स्थिति के आधार पर एक साथ इसको हम याद रख सकते हैं। आप जीवा के आधार पर पूछे तो भी बता सकते हैं और तालु की स्थिति के आधार पर पूछे तो भी बता सकते हैं। अब आप तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण दिया है, उनमें जो 4 प्रकार है, उनकी परिभाषाएं थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा। पहला लिखेगा आप संवृत स्वर। लिखें, संवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंद या ढका होना, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख बंद रहता है या न के बराबर खुलता है, उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। और वो कौन कौन से लिख लीजिए आगे, ई, री, उ, ये संवृत स्वर है। अर्ध संवृत की परिभाषा नोट कर लीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की अपेक्षा थोड़ा और अधिक खुलता है, उन्हें कहेंगे अर्ध संवृत। और ऐसे स्वर है ए ओ, 2। कितने हुए, 3, 2 5 और 2 7। अब अर्ध विपरीत की बारी। इसमें लिखेगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अर्ध संवृत की अपेक्षा थोड़ा और अधिक, थोड़ा और ज्यादा खुलता है, उन्हें हम कहेंगे अर्ध विपरीत। और ऐसे स्वर कितने हैं, 2, ए आई, अ, 2 स्वर, 7 और 2 2। और विपरीत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुलता है, पूरा खुलता है, उन्हें हम कहेंगे विपरीत स्वर। और एकमात्र स्वर कौन सा है, आ। एकमात्र स्वर हुआ आ। तो इस प्रकार से ये हमारे तालु की स्थिति या जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ। संवृत स्वर ई, री, उ। 3, 2 5 6 7 8 9 10। 3, 2 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हो जाते हैं इस प्रकार से हमारे। तो इन 11 स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार से दिया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण अभी और भी है, जाति के आधार पर और अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बिल्कुल हम जो है स्वर का वर्गीकरण एक स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी कोशिश प्रयास यही है कि परीक्षा में हमसे कोई प्रश्न छूट न पाए। बिल्कुल यही। धन्यवाद। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो भी प्रतियोगी छात्र हैं हिंदी भाषा से संबंधित, खासकर रीट परीक्षा में जो बैठ रहा है, उसको ये
हमारी क्लास बताइए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारी इस प्रयास से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।